हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज चलिए हम जो हमारी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि हम बेसिकली स्टिक टू वर्ड्स की एमपीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है उसमें हम पार्ट बी का सब पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर आता है बेसिकली, जिसमें कि आज हम मिनरल रिसोर्सेज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसी का दिस इज द सेकेंड पार्ट। आई होप यू आर लाइकिंग इट। इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल कि इस टाइप का कोई अच्छा इनिशिएटिव बेसिकली एमपीपीएससी के इंग्लिश मीडियम के लिए रन किया जा रहा है। राइट, फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आरसी सहानी। बिफोर गोइंग टू प्रोसीड आई वांट टू टेल यू दैट कि बेसिकली हमारे एमपीपीएससी के मेंस के पेपर में 6 पेपर्स होते हैं, है ना। और हमारी टीम इज रियली वर्किंग फॉर वेरी हार्ड फॉर यू। मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबस कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इन सारे 6 पेपर्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको कहीं से कहीं तक भी नेक्स्ट मतलब कोई और ऑथेंटिकेटेड सोर्स की भी मतलब उसको चेक करने की या उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मतलब माय कोर्सेज आर मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सारा कंटेंट है, ये जो पूरा हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल बिलोंग्स टू कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा जो है अभी जो एमपीपीएससी का रिसेंट में अपडेटेड जो सिलेबस है, जिसमें कई चीजें जो है डिलीट भी हुई है, कई चीजें एड ऑन्स भी हुई है, तो उन दोनों को जो है मिक्स मैच करके जो पूरा नया सिलेबस आया है, हमारा जो पूरा कंटेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूएस्ट सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी 2020। ठीक है, तो ये आप ही लोगों के लिए है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि एमपीपीएससी का जो बेसिकली प्री का 2020 या मेंस का देने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। हम बेसिकली कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जीएस पेपर 1 पार्ट बी, जिसमें कि हम शुरू के स्टार्टिंग के 15-14 लेक्चर्स में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो बेसिकली ये जो बी पार्ट है उसमें 5 यूनिट्स हैं, है ना। हर पार्ट में बेसिकली 5 ही यूनिट्स हैं। तो इस जो 5 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में आता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें कि हम पढ़ते हैं बेस ऑफ फिजिकल फीचर्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, ये सब हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज, अगर यहाँ तक आप आ रहे हैं तो पहले पुरानी पूरी सीरीज पढ़िए, उसी के बाद आप जो है यहाँ पे स्विच करिए। ओके, उसके बाद जो है मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जैसे अर्थक्वेक क्यों बनते हैं, सुनामी कैसे आती है, वोल्केनिक इरप्शन क्या उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक है, साइक्लोन जो होते हैं, एक्स्ट्रा साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद हमने वर्ल्ड क्लाइमेट, जैसा कि कॉफिन्स का वर्ल्ड क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि डिफरेंट एरिया का क्लाइमेटिक रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, क्या क्या क्लाइमेटिक सीजन्स हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, और इस क्लाइमेट चेंज होने के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिट 2, जो कि अभी भी हमारी ऑनगोइंग चल रही है, जिसमें कि हमने कवर कर चुके हैं मेजर फिजिकल फीचर्स, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया के माउंटेन रेंजेस, है ना, सिंटैक्शियल बैंड पढ़ा था नामचा बरवा से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, है ना। तो ये क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा भी हुआ है कि व्हाट मतलब सिंटैक्शियल बैंड जो है उसकी पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूछा था उसमें। ठीक है, तो ये कई बार जो ये टॉपिक्स होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स इसको मतलब बेसिकली समझ भी नहीं आता है, या फिर मतलब ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, लेकिन कई बार ये क्वेश्चंस मतलब इनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिया जाता है ना। तो इसीलिए जो है दिस इज वेरी वन ऑफ द गुड टॉपिक। फिर उसके बाद जो है हमने इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा कि इंडिया को ज्यादातर हम बोलते हैं कि मानसूनल काइंड ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का, तो वो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है। अनलीनो का प्रोसेसिंग वैसे हम वर्ल्ड क्लाइमेट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैंने इसमें भी बताया हुआ है आपको। उसके बाद क्लाइमेट, सीजन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे सीजन्स है इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, क्लाइमेटिक रीजंस क्या है इंडिया के, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अभी हम जैसे मिनरल्स या इंडस्ट्रीज ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स ये सब पढ़ चुके हैं। फिर वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे कि हम डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिससे कि हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, डेथ रेट, बर्थ रेट, है ना, सेक्स रेशियो जो होता है, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सब क्यों होता है इतना ज्यादा इंडिया में, मतलब ये सब चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिकली पढ़ना है कि रूरल से अर्बन ही क्यों होता है, अर्बन से रूरल क्यों होता है, मतलब कैसे होता है, कब होता है, ये सब सिचुएशन पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जिसमें कि ये आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बूम सेक्टर है, तो ये बूम क्यों है, इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे होता है, इसको इसमें जो है टर्म आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। ये कई बार आपसे 3 मार्कर्स में
डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होती है, डिमांड सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे कि हमने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी, ऐसी जो है हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी लाइक मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे कि रिफ्ट वैली, नर्मदा रिवर जो है वो एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो वो रिफ्ट वैली क्या होती है, मालवा का प्लेट्यू या बघेलखंड का प्लेट्यू या बुंदेलखंड का प्लेट्यू, ये क्या होता है, वहां की अलग अलग क्या डिफरेंसेस है, जो अलग अलग प्लेट्यूज में अलग अलग चीजें होंगी, तभी तो दूसरे नामों से डिफरेंशिएशन किया जाता है ना। तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम वेजिटेशन, क्लाइमेट कैसा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की सॉइल कैसी है ना, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज कैसे, कैसा कैसा क्या उनका टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या उसका यूजेस रहता है, हम इन सब चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है मध्य प्रदेश के वो कैसे हैं, वी विल कवर ऑल दीज की हम कैसे, मतलब क्या हमारे मध्य प्रदेश के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, मिनरल एनर्जीज कैसी हैं, कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसी हैं, फॉरेस्ट या मिनरल से रिलेटेड है क्या, तो ये सब चीजें जो हैं हम पूरा इसमें कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम 4th यूनिट में शिफ्ट करेंगे, जिसमें कि सिंपली वाटर और उसका मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब वाटर क्वालिटी ऑफ द वाटर, ग्राउंड वाटर की सप्लाई कैसे अच्छे कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत इम्प्योर हो जाता है, या ड्रिंकिंग वाटर बहुत इम्प्योर हो जाता है, तो ड्रिंकिंग वाटर का हम क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सब चीजें करेंगे। फिर उसके बाद हम मतलब सिंपली डिजास्टर, किसी डिजास्टर जैसे आपने सिंपल छोटे से भी पढ़ा होगा कि एक मानव निर्मित होता है और एक जो होता है प्राकृतिक होता है। तो नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर में बहुत कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, स्पेसिफिक हजार्ड्स या मिटिगेशन, सिंपल डिजास्टर और हजार्ड में क्या डिफरेंस होता है ना। तो फिर ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। क्या गवर्नमेंट के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स है क्या इसके रिगार्डिंग, जो कि वो ये बताता हो कि हमें जो है क्या करना है, कि हमें क्या सॉल्यूशंस लेके आने हैं, ताकि जो इस टाइप के जो डिजास्टर्स हैं वो इतने ज्यादा ओरिजिनेट ना हो, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों के ऊपर जो है ये पूरा अच्छे से पढ़ना है। और एट लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। कई बार आपने सुना होगा कि इस एरिया में जो है साइक्लोन्स आ गया, या फिर इस एरिया में साइक्लोन आ गया, या फिर सुना होगा कि ये एरिया में इस महीने जो है बारिश ऐसी रहेगी। तो ये जो बारिश है या फिर साइक्लोन है, ये पहले से जो वेदर फॉरकास्ट किया जाता है, ये बेसिकली क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर आपने सुना हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है। तो हाउ दे वर्क, इनका प्रिंसिपल क्या होता है ना, टाइप किस टाइप की सैटेलाइट्स होती है, जो कि हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उनका एप्लीकेशन कैसा है, ग्लोबल हो चाहे फिर ग्लोबल इंफॉर्मेटिक सिस्टम हो या फिर पोजिशनिंग सिस्टम, उनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बेसिकली आप वो कैसे जो है ज्योग्राफिकल एडवांसमेंट के लिए हमारे लिए यूजफुल है, हम ये सब चीजें देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है ये एक शॉर्ट इंट्रो है अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे द्वारा जो है कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, लाइक तो हमारे द्वारा जो है बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो जैसे कि हम देखते हैं तो हमारे पास जो अभी हम जो रन मतलब पढ़ रहे हैं वो हमारा होल सिलेबस इज स्टिक टुवर्ड्स एमपीपीएससी मेन। उसके बाद हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी जो है सिलेबस पूरा कोर्स है। उसके बाद मेंस के लिए अगर यू वांट टू अवेल इट तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। सिंपली आपको आंसर डिस्कशन, आंसर राइटिंग डिस्कशन अगर पढ़ना है तो देयर इज एन ऑल्सो कोर्स अवेलेबल फॉर यू। और एट लास्ट जो है अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे कोर्सेज के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश मीडियम का अच्छा कंटेंट जो है नोट्स ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपको कोर्स चाहिए तो वी ऑल्सो प्रोवाइड सिंपल नोट्स चाहिए तो वी ऑल्सो प्रोवाइड द सिंपल नोट्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप ये सब चीजें अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर बिफोर गोइंग टू ज्वाइन अगर आपको कुछ भी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्सेज चाहिए डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट करिए। उन कोर्सेज में भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज माय रेफरल कोड। उस रेफरल कोड को यूज करने से आपको जितना मैक्सिमम एट मैक्स बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जा रहा होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम 10% तो हर कोर्सेज में एटलीस्ट जो है डिस्काउंट है ही, ठीक है। तो ये सब जो है कोर्सेज आपको बेसिकली आपको जो है बेसिकली क्या है कि आपको
डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और एट लास्ट अगर फिर भी बिफोर ज्वाइनिंग टू इट अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन हो पढ़ाई से रिलेटेड, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, आप कभी भी 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम इज स्टूडेंट रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। वो मतलब आपके लिए कभी भी हर टाइम आपको अवेलेबल है। कोई भी छोटे छोटे भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, ज्वाइन करने से पहले, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करने से पहले आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नंबर पे आप कभी भी कॉल करिए। चलिए तो आज की है जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट के लेक्चर को ये हमने मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली, है ना, क्योंकि काफी बड़ा हो रहा था। और ये बंदा जो है कि मतलब ये एक तरीके से एक वन टाइम लेक्चर होते हैं, मतलब कि एक बार जो हमने पढ़ लिया ना, इसमें बहुत ज्यादा याद तो करना रहता नहीं है, सिर्फ हमको सिंपली पढ़ना है कि अच्छा पेट्रोलियम से भी हमारे यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मिनरल्स मिलते हैं। तो बस इससे क्या होता है कि बस एक बार हमने पढ़ लिया और फिर डायरेक्टली हम मेंस के टाइम पे फिर इसको एक बार फिर से अपनी जो है गार्निश कर देते हैं अपनी मतलब इस नॉलेज को, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इन कोर्सेज को मतलब इन सिलेबस को मतलब या टॉपिक्स को थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज, तो बेसिकली ये 2 स्टेजेस की होती है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन में जब होता है तो डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलता, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। वो काफी उसमें इम्प्योरिटीज होती है ना। और उस क्रूड ऑयल को फिर सिंपल रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। तब आपको जो एट प्रेजेंट या पेट्रोल या डीजल जो होता है ना, वो क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी इम्प्योरिटीज को हटा के। तो फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरीज द रॉ मटेरियल सोर्स वर लेस डिसीजिव फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बहुत, क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू या नॉर्मल भी बड़े बड़े टैंकर्स जो आपने देखे होंगे इंडियन ऑयल के, एचपी के, है ना, तो उसके थ्रू क्या है पेट्रोलियम या डीजल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत ज्यादा जो है इसका फैक्टर नहीं होता है, बिकॉज इंडस्ट्री वॉज ऑलरेडी सेटअप इन द कोल फील्ड। और बेसिकली जो शुरुआत में जो इंडस्ट्री बनी थी वो कोल फील्ड में बनी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें क्या पता था कि ये जो है क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक टाइम बाद हम इसको इतना यूज कर लेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे यूज करते करते कोल खत्म हो गया और एट लास्ट क्या हो गया कि हमें अब पेट्रोलियम से, डीजल से, इन सबसे अपनी मशीन चलानी पड़ रही है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी डज नॉट लेट सिग्निफिकेंट वेट लॉस, और इसमें वेट लॉस भी नहीं है। जैसे कि अपन ने गन्ने के में पढ़ा था कि सिर्फ 10% ही उसका हमको आउटपुट मिलता है, तो क्यों हम इतना ज्यादा जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ढोए, क्यों ना हम उसके पास में ही इंडस्ट्री को रख लें। तो ऐसी वुड चारकोल हुआ, कोल हुआ, तो ये जो है टूट फूट या इनका वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, पेट्रोल का वेट लॉस कम है तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से या पेट्रोलियम रिफाइनरी से हम दूर भी रखते हैं। तो मेन बात तो क्या है ना कि हमारे इंडिया में इतना एक्सट्रैक्ट ही नहीं होता है पेट्रोल, ये ज्यादातर मिडिल ईस्ट या सेंट्रल यूरेशियन पार्ट में होता है, तो वहीं से जो है आपको वैसे ट्रांसपोर्टेशन या इंपोर्ट करते हैं। तो इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेंगे। बेसिकली मतलब इंपोर्टेशन आपका जो है या मतलब एक जगह से ट्रांसलोकेशन जो है पेट्रोल का, डीजल का, लिक्विड का इजी एज कम्पेयर टू कोल अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है मतलब जरूरी नहीं है कि सेटअप किया जाए पास में ही पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के पास में इंडस्ट्री को। तो रॉ मटेरियल अगर जैसे इसका डिसएडवांटेज देखें तो रिफाइनरी विल बिकम अनलेस यूजलेस आफ्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब एक बार बहुत बड़ी शाफ्ट से जैसे अपन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, बोरिंग खिंचवाते हैं, ऐसी जो है रिफाइनरी बनाते हैं। लेकिन जब तक एक टाइम तक ये तो नॉन रिन्यूएबल है, बस एक बार निकला तो वो बस खत्म। तो धीरे धीरे जब एक ही जगह से रिफाइनरी से तो अपन जब बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना मटेरियल, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक टाइम आता है कि उसका ऑयल जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। सो वॉट एवर मिलियन मतलब इतना जो पैसा लगता है पूरी जो रिफाइनरी को खोदने में, ये सब करने में, वो पूरा फिर उस मतलब एक तरीके से वेस्ट ही चला जाता है। वो फिर उसके मतलब अनयूज्ड लैंड तरीके से रहती है फिर, हेंस नॉट मच कॉस्ट सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन इवन इफ द लोकेटेड नियर। तो ठीक है, तो फिर इसलिए ये शुरुआत की बात है। हेंस तो नाउ डेज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है आर रिलेक्टेंट टू सेटअप अ रिफाइनरीज इन दिस रीजन फॉर द फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कई बार जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज होती है, तो इसलिए एमएनसीज को भी लगता है कि कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन सब चीजों में ज्यादा ना हो जाए। लेकिन ये इंस्टेबिलिटी एज अ लोकेशन फैक्टर अगर हम देखें तो ये ज्यादातर वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पे ऑयल पैसिफिक मतलब कंट्रीज हैं, लोगों के बीच में आपस में वॉर होता है। ईरान कुवैत के बीच में अलग है, ईरान इराक के बीच में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, एरियल स्ट्राइक हो जाती है, सऊदी अरब और यमन के बीच में यहूदी क्राइसिस रहता है, अरब इजराइल पैलेस्टीन ये अलग इशू चलता है। तो मिडिल ईस्ट वैसे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहिए कि मतलब एक तरीके से वॉर टाइप का जोन है। वहाँ पे लोग लोकेशन मतलब रिलीजन इन सब के हर चीज के बारे में
में हर चीज के में इंस्टेबिलिटी रहती है, अनरेस्ट रहता है, शांति नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है वहाँ का एक लोकेशन फैक्टर है कि अपन वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लेके चले और वहाँ पे कहो कि ईरान इराक पे कर रहा था अटैक, उसमें अपनी इंडस्ट्री ले डूबी। तो इसीलिए जो है बेसिकली कि इंस्टेबिलिटी होती है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से जो है मंगा लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे सेटअप नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही हो गया कि वहाँ की इंस्टेबिलिटी का कारण। नेक्स्ट इसके बाद रिफाइनरीज एट अ मार्केट लोकेशन। अगर हम मार्केट लोकेशन में अगर रिफाइनरीज को लगाते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज रॉ मटेरियल, जैसे कि क्रूड ऑयल सप्लाई फॉर मोर देन वन ऑयल फील्ड टू मोर देन वन कंट्री। सो इवन इफ ऑयल वेल इज एक्सॉस्टेड फ्रॉम द कंट्री एक्स यू कैन शिफ्ट टू द कंट्री वाई। तो बेसिकली बस ये बोल रहा है कि अगर रिफाइनरी को अगर मार्केट लोकेशन में लगाते हैं तो बेसिकली अगर मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि ड्राई आउट हो जाती है, तो लेकिन एक टाइम के बाद अगर ड्राई आउट हो गए तो उसको अपन किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी जो बेसिकली जो मतलब मार्केट या उसके ऊपर कुछ और चीजें बिल्डअप कर सकते हैं और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं अपनी रिफाइनरी को। तो इस वजह से जो है वेस्ट ऑफ लैंड आपका नहीं होगा, है ना। तो इंडियन रिफाइनरी चैलेंज जैसे एनवायरमेंट एक्ट, मतलब जैसे रेगुलेशन, एनवायरमेंट का लॉस बहुत होता है ना, इन सब चीजों से रिफाइनरीज बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। एक्सप्लोजन का होता है कि कहीं आग वाग लग गई, बहुत ज्यादा हैजार्ड हो गया, है ना, डिजास्टर काइंड ऑफ। टेररिज्म का रहता है कि यहाँ पे मतलब टेररिस्ट अटैक आ गए, तो हेंस बिकमिंग डिफिकल्ट टू सेटअप रिफाइनरीज नियर द मार्केट लोकेशन। इसीलिए जो है बेसिकली रिफाइनरीज को हम लोकेट करने में बहुत दिक्कत आती है पेट्रोलियम रिफाइनरीज को लोकेट करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। बेसिकली एक जो होता है सिंपल कॉटन वगैरह जो होता है नेचुरल फाइबर होता है, ये होता है मैनमेड, है ना। तो जैसे रियॉन सुना होगा, तो ये सेल्यूलोज फाइबर जो होता है, नेचुरल सेल्यूलोज होता है, वुड पल्प होता है, उनसे बनाया जाता है। तो ट्रू सिंथेटिक फाइबर जैसे होते हैं निलॉन, पॉलिस्टर, ये आपके सिंथेटिक फाइबर है, प्रोड्यूस केमिकली, जो कोल, पेट्रोल, इन सब चीजों से। इस टाइप से आपने देखिए कपड़े सूखने वाली जो रस्सियां होती है वो आपकी सिंथेटिक फाइबर में ही आती है। प्रोड्यूस नियर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, वो जो क्रूड ऑयल मैं बता रही हूँ ना, पेट्रोल का जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट से जो है ये सिंथेटिक फाइबर बनता है। ठीक है, तो लोकेशन बेसिकली द बेस मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रू सिंथेटिक फाइबर जो होता है बेंजीन फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, है ना। तो क्रूड ऑयल का जो बेंजीन फ्रैक्शन है वो यूज होता है। तो ये इनके लिए अच्छा है कि वहां पे जहाँ इसकी पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री है वहां पे ही इनका लोकेशन भी डेवलप हो जाती है। बेंजीन एक तरीका का लिक्विड होता है, हेंस एवोपरेट क्विकली और हजार्डियस टू ट्रांसपोर्ट। मतलब एक तरीके से जो बेंजीन होता है ना, वो एक पूरी चेन होती है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो बेंजीन की चेन होती है ना, 6 कार्बन जुड़े रहते हैं। तो अगर ये जो थोड़ा सा भी अगर मतलब कहीं पे भी एकदम से स्पार्कल भी होगा ना तो पूरा जल जाएगा। तो इसीलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, इसलिए तो इस जहाँ पे बेंजीन एक्सट्रैक्ट होता है वहीं पे जो है हमारी सिंथेटिक फाइबर की फैक्ट्री लगाई जाती है। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत बल्कि भी नहीं होता है, पेरिशेबल भी नहीं होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर दिया जाता है। तो देयरफॉर सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज नीड नॉट टू बी सेटल नियर द मार्केट लोकेशन। तो इन मार्केट लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करके भी इनको कार्गो से या इन सब चीजों से भेजा जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया में सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री क्या है, तो जैसे लेट और 60s में अराउंड जो है धीरू भाई अंबानी ने एक रिलायंस फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग नरोडा नियर अहमदाबाद गुजरात में इसको स्टार्ट किया था। बट सिंस पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल सो ही एंटर्ड इन द पेट्रोकेमिकल बिजनेस। ठीक है, बट पेट्रोकेमिकल्स इज डिलीवर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरी सो ही मूव टू पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्सेल। तो फाइनली जो है जामनगर में रिफाइनरी जो सेटअप की गई गुजरात में, और उसके क्रूड ऑयल से जो है सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, और फिर वो जो है नरोडा या वडोदरा यहाँ पे जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, वहां से फिर ये सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। तो सिमिलरली ऑयल डिस्कवरी जैसे अंकलेश्वर, सनाट, कलोल जो सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी है, वहां भी गुजरात में भी उन्होंने भी क्रूड ऑयल का जो है बेसिकली फॉर्मेशन या मतलब एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, डिस्कवरी हुई वहां पे, और फिर वहां पे भी सिंथेटिक फाइबर बनने लगा। तो अच्छी चीज है सिंथेटिक फाइबर इन फ्यूचर जो है सोफा वगैरह मतलब हर चीज में मतलब इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर की तरह ये यूज होता है। तो इसलिए जो है सिंथेटिक फाइबर आपके लिए मतलब इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। और हम हो सकता है कि अभी तो हम जो है मतलब अपनी इंडिया के रिक्वायरमेंट के तक का बनाते हैं, इन फ्यूचर हम इसे एक्सपोर्ट करें तो हमारी क्या बोलते हैं मतलब एक तरीके से कि बहुत पॉजिटिव साइड भी अपन को दे सकता है ये। लेकिन इसका एडवांटेज है कि जैसे अब नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरल गैसेस जैसे हमने बात किया था कि नेचुरल गैसेस लाइक जो अंडरग्राउंड शेल गैस हो गया, सिन गैस हो गया, जो अंडरग्राउंड जैसे पेट्रोल मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, कोल्स मिल रहा है, ऐसी गैसेस भी मिलती हैं जो कि आपका ज्यादातर सी फ्लोर्स पे से मिलती हैं, है ना। तो ये चीप होती है, एक्सटेंसिव रिफाइनरीज के लिए इनकी जरूरत नहीं होती, और बर्न भी बहुत क्लीनली बर्न होती है। लाइक आपका जो है मतलब
जितना पॉल्यूशन ये लोग फैलाते हैं ना पेट्रोल डीजल, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है आपकी नेचुरल जो गैसेज है वो नहीं फैलाती। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से दूसरी जगह, पाइपलाइन से होता तो है लेकिन पाइपलाइन में क्या होता है कि लीकेजेस हो जाती है, पाइपलाइन खुद में बनाना जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस वजह से जो है नेचुरल गैस का जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत महंगा पड़ता है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इफ मार्केट बायर आर नॉट फाउंड देन द गैस इज वेस्टेड बाय बर्निंग। अगर मतलब बेसिकली एक्सपो मतलब एक तरीके से गैस को निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन पता ही नहीं है कि किसको बेचनी है, तो एक तरीके से रखी रखी गैस भी तो खराब होगी ना, तो इसीलिए जो है वो बर्न हो जाती है ना। वंस द पाइपलाइन इज लेड इट इज साइज कैपेसिटी कैन नॉट बी स्क्रीन। मतलब जैसे पाइपलाइन भी आपने घर पे भी देखा होगा कि एक बार पाइपलाइन खिंच जाती है तो फिर ये थोड़ी ना कि बढ़ जाती है, खिंच जाती है। तो इसी वजह से जो है नेचुरल गैस का एक तरीके से अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप हुआ नहीं है। जैसे अपन ONGC हजीरा गुजरात में देखे तो नेचुरल गैस बॉम्बे हाई प्रोसेस में जो होता है दे रिमूव सल्फर इम्प्योरिटी, नेचुरल गैस से हटाते हैं, सेंड इट टू अदर रीजन वे पाइपलाइन। तो इसे स्वीटनिंग ऑफ द गैसेस भी बोलते हैं, जब सल्फर हटा दिया जाता है। तो आउटपुट स्वीट नेचुरल गैस इज यूज इन LPG सिलेंडर में इसको यूज किया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना। लेबर बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। तो इसमें बेसिकली ये जो पाइपलाइन से होता है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, तो ये पूरी जो है पाइपलाइन बिछी हुई है। ऑल बिग मार्केट आर कनेक्टेड थ्रू पाइपलाइन। लेकिन वही है कि पाइपलाइन जो है वो ट्रमेंडस चलती जा रही है, कहीं पे लीकेज होती है, कहीं पर वेस्टेज होती है, तो हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। जैसे कि जामनगर लोनी पाइपलाइन हो गई, ठीक है, ये गैस की बहुत बड़ी पाइपलाइन है। जैसे कि रिलायंस, मतलब इसमें रिलायंस रिफाइनरी जामनगर, ईसर रिफाइनरी वदीनार, मतलब यहाँ से मतलब एक तरीके से यहाँ से गैसेस डाली जाती है बना के, और ये मार्केट में कहाँ बचती है, जैसे अजमेर, जयपुर राजस्थान, गुड़गांव हरियाणा में जाती है, दिल्ली, लोनी, गाजियाबाद, करीब अराउंड ये 1300 किलोमीटर्स के। तो कई बार पाइपलाइन से रिलेटेड आपसे पूछ लें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जामनगर वाली लोनी पाइपलाइन या वाइजैक सिकंदराबाद पाइपलाइन, है ना। तो ये वाइजैक भी HPG का जो रिफाइनरी सेंटर है, और विशाखापट्टनम पोर्ट से जो गैसेज आती है तो उनको जो है बेसिकली ये इनपुट करती है, फिर उसके बाद विजयवाड़ा, सिकंदराबाद, नियर हैदराबाद, यहाँ तक मार्केट में ये बेचती है, और ये करीब आपके 600 किलोमीटर। लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा पाइपलाइन का जो है स्कोप है नहीं, क्योंकि उनको यही लगता है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एक जगह एक साथ अगर एक बार सेटअप इंक्लूड हो गया या बन गया तो फिर उस सेटअप को फिर से चेंज करना काफी टिपिकल टास्क है, इसलिए जो है वो बनता नहीं है, या मतलब अभी भी लोग सोचते हैं, है ना। तो जैसे रिलायंस KG बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में सुना होगा, रिफाइनिंग डन एट काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनपुट तो हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आ जाते हैं कि भैया नहीं, हमारा ये मतलब एनवायरमेंट को लॉस हो रहा है, ये गैसेज निकलेंगी तो हमारे वेजिटेशन खराब होगा, एनवायरमेंट खराब होगा। तो इन सब चीजों की वजह से ये रिफाइनरी थोड़ा सा रुक जाती है। फिर अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस, जैसे कि ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है काकीनाडा लैंडफॉल्स KG बेसिन से, जो मैं पूरा बता रही हूँ आपको, महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए फ्रॉम भरूच दे आर पाइपलाइन नेटवर्क जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट से टेक किया जाता है, और एंड कंज्यूमर हजीरा, विजयपुर और जो पूरा आपका जगदीशपुर पाइपलाइन जो होती है वहां तक ले जाया जाता है। और इसका एंटरिंग नेटवर्क वही टाटा केमिकल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, इफ्को जो फूलपुर इलाहाबाद में है, वडोदरा जो गुजरात में है, हजीरा कोटा में है, यहाँ सबसे इन लोग गैसेस लेते हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह को गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते थे। ये इनको याद नहीं करना आपको, इनको सिर्फ आपको एक बार फैक्ट की KG बेसिन कहाँ पे है, ये रिलायंस का है तो कैसे है, ये KG बेसिन कृष्णा गोदावरी तो रिवर ही आपका बेसिकली आंध्र प्रदेश से है ना। तो ये 30 किलोमीटर्स का अराउंड का स्ट्रेच है। तो ये थोड़ा बहुत आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड नेचुरल गैसेस, तो बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल गैसेस से आपका यूरिया, नाइट्रोजन बेस जो होता है ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो इससे क्या नाइट्रोजन या अमोनिया से हम क्या होता है फर्टिलाइजर बना सकते हैं, और वो फर्टिलाइजर हमारी एट लास्ट क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो इसीलिए जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपकी बेसिकली आपकी इसी पाइपलाइन के इर्द गिर्द दिखेगी। जैसे देखिए बीजापुर, सवाई माधोपुर, जहाँ शाहजहानपुर, तो ये सब आपने डिस्ट्रिक्ट सुनी होंगी। तो ये ज्यादातर आपकी क्या है, ये पाइपलाइन के इर्द गिर्द है, जहाँ पे फर्टिलाइजर या यूरिया, नाइट्रोजन बेस्ड इंडस्ट्री जो लोकेटेड होती है ना। उसके बाद ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू आर लाइकिंग इट। थोड़ा सा ये इंडस्ट्रीज में थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, बट डोंट टेक इट एज बोरिंग। अगर मतलब उसको आप इंटरेक्टिव सेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क विद मी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि इन सारे टॉपिक्स जो हमारे ये सब टॉपिक्स बेसिकली चल रहे हैं, इनसे हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो बनता है। तो प्लीज डोंट टेक इट लाइट, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए फिर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।